आज हम लोग नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलिए, तो इसमें हम पहले देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, यानी फलन क्या है। तो फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन होता है, यानी फंक्शन इज अ relation between two variables in which one is dependent and the other is independent variable। यानी फलन दो राशियों के बीच का संबंध होता है जिसमें एक आश्रित चर और दूसरा स्वतंत्र चर होगा। चलिए, तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हम कोई भी फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से। यह मैंने आपको 11th में बताया था कि किसी भी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन, अगर ठीक है। अब हम इस एफ ऑफ एक्स को वाई लेट कर लेते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स के बदले अब वाई हो गया। तो अब y का मान हो जाएगा मेरा x प्लस वन। चलिए, तो हम अगर अब x का मान रखते हैं 1 तो y का मान हो जाएगा 2। x का मान अगर रखें हम 2 तो y का मान हो गया 3। x का मान रखें अगर 3 तो y का मान हो गया 4, और x का मान रखें अगर 4 तो y का मान हो गया 5। तो देखिए, हम जिस तरह से x का मान रख रहे हैं और y का मान आ रहा है, यानी x का मान हम अपने से रख रहे हैं तब y का मान आ रहा है। तो y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी y x के ऊपर निर्भर है, और x जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, यानी हमारा जो मन करेगा वो वैल्यू हम x में रख सकते हैं। तो ये फंक्शन y और x के बीच का रिलेशन हो गया, यानी इस दोनों का संबंध क्या है कि y जो है वो x से एक ज़्यादा होगा, और इसी संबंध को हम इसका फंक्शन कहते हैं। यानी कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं, जिसमें से एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी ये इस पे x पे निर्भर कर रहा है। तो ये x हो गया आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये है फंक्शन।
चलिए, तो अब हम को पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके पहले हम इन्वर्स फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है पहले। तो प्रतिलोम फलन, इन्वर्स का मतलब आप लोग जानते हैं, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक, चलिए तो हम इसको मैपिंग से समझेंगे। जैसा हम 11 में पढ़ाए थे आपको रिलेशन में कि दो सेट्स होगा और दो सेट ए और बी के बीच अगर कुछ संबंध है तो उसको हम मैपिंग के द्वारा दिखाते थे। जैसे ए और बी दो सेट है, ए का एलिमेंट्स है 1 2 3, बी का एलिमेंट्स है 1 4 और 9। यानी ए के 3 तत्व हैं 1 2 3, बी के 3 तत्व हैं 1 4 और 9, और ए और बी दो सेट्स हैं। तो इस दोनों के बीच का संबंध देखिए, बी जो है वो ए का स्क्वायर है। यानी ए और बी के बीच का जो संबंध है वो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये ए और बी के बीच के संबंध को हम ये मैपिंग के द्वारा समझाए। तो ये ए और बी के बीच के संबंध एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए और बी के बीच एक संबंध हो रहा है। यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ए से बी के बीच जो संबंध हुआ उसको हम फंक्शन कहे, लेकिन बी से ए के बीच जो संबंध होगा उसको हम इन्वर्स फंक्शन कहेंगे, यानी प्रतिलोम फलन कहेंगे। बी से ए में जो रिलेशन होगा, जो संबंध होगा, उसको हम इन्वर्स फंक्शन कहेंगे, यानी प्रतिलोम फलन कहेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई फंक्शन होता है ए से बी में, तब कोई रिलेशन अगर बी से ए में होता है तो वैसे रिलेशन को हम इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। चलिए, तो इन्वर्स फंक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इफ़ अ फंक्शन is defined from a to b then there exists a relation from b to a which is called as inverse function। ठीक है, यानी यदि कोई फलन ए से बी में परिभाषित है तब बी से ए में परिभाषित होने वाले फलन को प्रतिलोम फलन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको प्रतिलोम फलन। हम फंक्शन समझ लिए, ये इन्वर्स फंक्शन समझ लिए। अब हम फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है वो देखेंगे। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। यानी प्रांत और मुख्य मान।
चलिए तो अब हम देखेंगे पहले डोमेन यानी प्रांत क्या होता है। तो हम बताएं आपको कि फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच के संबंध को कहेंगे, यानी दो चरों के बीच के संबंध को कहते हैं हम फंक्शन। तो डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़ ऑफ ए फंक्शन होता है। यानी हम फंक्शन में जो भी इनपुट करेंगे वो हमारा डोमेन होगा, ठीक है। और रेंज यानी कि मुख्य मान होता है द सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, यानी उससे जो आउटपुट आएगा वो हमारा रेंज होगा, यानी वो मुख्य मान होगा। तो फंक्शन एक मशीन की तरह है, हम उसमें जो मशीन इनपुट देते हैं वो हमारा डोमेन होता है, और जो मशीन हमको आउटपुट देता है वो हमारा रेंज हो गया। जिस तरह से हम गेहूं को अगर पिसाते हैं तो गेहूं हमारा इनपुट हुआ, यानी गेहूं डोमेन हो गया, और उससे जो आउटपुट निकलता है हमारा आटा वो क्या हमारा रेंज। ठीक है, तो अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन तो आप लोग 10th से पढ़े होंगे। तो जैसे ये है x बराबर साइन y, या y के बदले आप लोग साइन थीटा पढ़े होंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इन्वर्स में हम क्या बताएं कि अगर a से b में डिफाइंड है तो b से a में जो डिफाइंड होगा वो इन्वर्स होगा, और हम यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बात कर रहे हैं। तो इन्वर्स फंक्शन हुआ b से a में, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, यानी हमारे पास 6 तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन कॉस टेन कॉस सेक और कॉट। तो x बराबर अगर साइन y है तो इसका उल्टा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इन्वर्स x। ये हो गया आपको पहला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसी तरह x बराबर अगर कॉस y है तो इसका उल्टा करेंगे तो y बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स x। फिर x बराबर tan y है तो y बराबर हो जाएगा tan इन्वर्स x। फिर x बराबर अगर sec y है तो y बराबर हो गया sec इन्वर्स x। x बराबर अगर cosec y है तो y बराबर हो गया cosec इन्वर्स x, और x बराबर अगर cot y है तो y बराबर हो जाएगा cot इन्वर्स x। तो अब हमारे पास ये 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हम इनका डोमेन और रेंज जान लेते हैं कि ये इनका डोमेन और रेंज क्या होता है। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF। ITF का फुल फॉर्म होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं ITF। तो ITF के प्रांत और मुख्य मान चलिए तो हम पहले इसके डोमेन पे चलेंगे, यानी प्रांत पे।
तो साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स, इसका डोमेन होता है -1 से 1। टैन इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स, इसका डोमेन होगा कोई भी रियल नंबर। और कॉसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स, इसका डोमेन होगा -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी में। तो हम आपको डोमेन बताए कि डोमेन वैसा इनपुट वैल्यूज़ होता है जो कि हम फंक्शन में इनपुट करेंगे। यानी साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स में हम इनपुट वैल्यू कर सकते हैं -1 से 1 तक में। टैन इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स में हम कोई भी रियल नंबर को इनपुट कर सकते हैं, यानी एक्स के जगह पे कोई भी रियल नंबर हम इनपुट कर सकते हैं। कॉसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स का डोमेन होता है -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यानी इसमें हम x के जगह पे कोई भी नेगेटिव नंबर और कोई भी पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, सिर्फ -1 से 1 के बीच वाला नंबर नहीं रखेंगे इसमें। अब उसके बाद इसके रेंज पे चलते हैं। तो ये है रेंज, यानी कि मुख्य मान। तो हमारा रेंज जो है वो 2 भागों में बटा होता है। एक तो y बराबर साइन इन्वर्स x, यानी y जो है वो -π/2 से π/2 के बीच होगा। फिर y बराबर tan इन्वर्स x, तो y इसमें भी -90 से +90 के बीच होगा। फिर y बराबर कॉसेक इन्वर्स x, यानी y इसमें भी -90 से +90 के बीच होगा, सिर्फ इसमें y नॉट इक्वल टू 0 होता है। और दूसरा है हमारा y बराबर कॉस इन्वर्स x, तो y जो है वो 0 से 180 के बीच लाई करेगा। उसी तरह से y बराबर कॉट इन्वर्स x, तो y जो है वो भी 0 से 180 के बीच आएगा। और y बराबर सेक इन्वर्स x, इसमें भी y आपका 0 से 180 के बीच आएगा, सिर्फ y नॉट इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, यानी हमारा रेंज जो है 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो रेंज होता है -90 से +90, यानी -π/2 से +π/2, और दूसरा रेंज होता है 0 से π, यानी 0 से 180 के बीच। यानी साइन, टैन और कॉसेक, इस तीनों का रेंज -90 से +90, और कॉस, कॉट और सेक, इस तीनों का रेंज 0 से 180। अच्छा, इसमें हम लोग देखिए कहीं कहीं पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखे हैं और कहीं पे हम स्मॉल ब्रैकेट लिखे हैं। तो ये हमको इंटरवल्स के बारे में सिखाता है, जो हम आपको 11th क्लास में पढ़ाए थे कि ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। हम इसको एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं शॉर्ट टर्म्स में कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। तो इंटरवल्स यानी अंतराल। तो क्लोज्ड इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट में दर्शाते हैं, जैसे ये ए और बी है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि उसके, जैसे हम क्लोज इंटरवल में लिखे 3 और 5, तो इस क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि 3 और 5 के बीच वाले भी एलिमेंट आएंगे इसमें, यानी 3, 4 और 5, और साथ साथ ये 3 और 5 भी उसमें इंक्लूड होगा। तो क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ए और बी अगर लिखा हुआ है इस क्लोज इंटरवल में, मतलब ए और बी को भी शामिल करना है। फिर दूसरा होता है ओपन इंटरवल, यानी खुला अंतराल। तो ओपन इंटरवल को हम छोटी ब्रैकेट से दर्शाते हैं, यानी ए और बी है अगर, तो इसमें हम अगर 3 और 5 लिखे
तो इसमें 3 और 5 शामिल नहीं होगा, सिर्फ इसके बीच वाली संख्या शामिल होगी। ठीक है, यही अंतर है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में जो संख्या स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा वो संख्या भी शामिल होगा और उसके बीच वाली संख्या भी शामिल होगी। ओपन इंटरवल में वो दोनों संख्या को छोड़ के उस दोनों संख्या के बीच वाली संख्या सिर्फ शामिल होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो इसमें जो आपको क्वेश्चंस आता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। यानी दिए गए फलन का मुख्य मान ज्ञात करें। तो जैसे आपको है साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया। ठीक है, चलिए तो अब जो भी आपको मान दिया रहेगा, जिसका भी मुख्य मान निकालने के लिए उसको हम पहले थीटा के बराबर मानेंगे। यानी साइन इनवर्स हाफ बराबर हो गया थीटा, तो हाफ बराबर हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये साइन इनवर्स उधर चला गया तो ये साइन थीटा बन गया। अब हाफ जो है वो साइन के 30 डिग्री पे होता है, यानी साइन पाई बाय 6। देखिए हम इस एंगल को पाई बाय 6 लिखे हैं, यानी ये रेडियन में है। ये 11th में पढ़ाए थे हम आपको कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में हम एंगल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इन्वर्स में हम जो भी एंगल की बात करेंगे वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ रेडियन रहेगा। यानी ये साइन पाई बाय 6 हो गया, तो थीटा का मान बराबर हो गया पाई बाय 6। तो थीटा को हम क्या माने थे, साइन इनवर्स हाफ, यानी अब साइन इनवर्स हाफ का मान हो गया आपको पाई बाय 6। अब ये आपके रेंज में आना चाहिए, यानी साइन का जो रेंज था वो था -π/2 से π/2। तो -90 से +90 के बीच π/6 आता है, यानी 30 डिग्री आता है। तो आपका आंसर सही है। दूसरा चलते हैं, तो कॉस इनवर्स 1/√2 दिया है जैसे, तो फिर से हम इसको थीटा के बदले लिखेंगे बराबर। तो कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा, ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो 1/√2 बराबर कॉस थीटा हो गया। 1/√2 कॉस के 45 डिग्री पे होता है, यानी ये हो गया कॉस π/4 बराबर कॉस थीटा। तो थीटा बराबर हो गया π/4। थीटा का मान है हमारे पास कॉस इनवर्स हाफ, तो ये हो गया कॉस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। तो ये हो गया कॉस इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू। अब जैसे बोला tan इनवर्स √3 का मान निकालने के लिए, तो हम फिर से tan इनवर्स √3 को थीटा के बराबर लेट करेंगे। तो ये हो गया tan इनवर्स √3 बराबर थीटा, यानी √3 बराबर tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan थीटा बन जाएगा। √3 tan के 60 डिग्री पे होता है, तो √3 बराबर tan π/3 हो गया, और ये हो गया tan थीटा के बराबर, यानी थीटा बराबर हो गया π/3, और थीटा था यहाँ पे tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/3, यानी 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकाल लीजिएगा। तो आपको फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़, पहला है साइन इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स
1/2 tan इनवर्स 1 sec इनवर्स 2/√3 cot इनवर्स √3 और cosec इनवर्स √2 sec इनवर्स √2 cot इनवर्स 1 sin इनवर्स 1 और cos इनवर्स 0। तो ये आप अपने से बनाएंगे, डू इट योरसेल्फ। और ये बिल्कुल आसान है। आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मान अगर पता है कि किसका मान कितना होता है तो आपसे प्रिंसिपल वैल्यू के मान आसानी से निकल जाएंगे। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं, इसको आप अपने से बनाइएगा। फिर हम आपको अगले लेक्चर में नेगेटिव मान दिया हुआ रहेगा तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ये बताएंगे।